नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा देश का सबसे बड़ा परीक्षा जो है काफ़ी सफलपूर्वक ले लिया गया है और 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति एक बार में बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से पूरा कर लिया गया। ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग ये सब चीज़ का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ हैं रामांशु सर, लगातार शिक्षक मुद्दे पर अपनी बात रखते रहे हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। सर, परीक्षा सर प्रक्रिया देखा जाए सर तो जून में शुरू हुआ और अक्टूबर में खत्म हो गया सर। आप भी सर जॉब में रहे हैं, लगातार पढ़ाते हैं छात्रों को। सर, इतना बड़ा बहाली, इतने ज़्यादा कैंडिडेट और इतना पेचीदगी सर, और बीपीएससी कहीं भी कोई भी बिना गड़बड़ी किए हुए इतने सफल तरीके से ले लिया। सर, आपको क्या क्या कहेंगे इस पर सर? पहले तो ये जो है परीक्षा को इतने अच्छे ढंग से संपादित करने और समय से बहुत पहले रिजल्ट देने और सही रिजल्ट देने के लिए माननीय अतुल प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने सिर्फ रिजल्ट ही नहीं दिया है बल्कि बिहार का नाम पूरे भारत में रोशन किया। क्योंकि आज तक इतना बड़ा एग्जाम पूरे भारत में कोई इस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से ये लिया गया। रेलवे का एग्जाम इतना बड़ा होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि 2019 का जो रेलवे का एग्जाम हुआ तो उसमें कई प्रश्न चिन्ह उठे, लेकिन बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी पर इस बिहार टीचर भर्ती को लेकर कोई भी प्रश्न चिन्ह अभी तक नहीं उठा और मुझे नहीं लगता कि उठेगा भी नहीं। उसका मेन कारण क्या है कि पूरी बीपीएससी की टीम ने, उसके माननीय जो है सचिव साहब ने, कंट्रोलर ने बहुत ही ईमानदारी और अपने अनुभव का उपयोग करते हुए इस परीक्षा को संपादित किया है। तो ये बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए, बीपीएससी के लिए और सभी जनता के लिए और पूरे भारत के लिए एक प्रेरणादायक कार्य हुआ है। सर, पीआरटी की बात करें, प्राथमिक विद्यालय के जो कैंडिडेट थे उनके लिए सर देखा जाए तो टीआरई 1 जो है बड़ा निराशाजनक रहा। परीक्षा के एग्जाम से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर अंततः उनका रिजल्ट भी नहीं दिया गया। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे, उन छात्रों को क्या कहेंगे? देखिए, जिससे जो पीआरटी था उसमें बीएड वालों को शामिल नहीं करने की जो बात शुरुआत में उठी 11 अगस्त वाली और डिसीजन आया, तो कई बार देखिए कई चैनलों पर मैं भी गया, कई बार लोगों से मैंने बोला, भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब एक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया, जैसे अब देखिए कुछ दिन पहले एक केस हुआ था जिसमें एक लड़की के साथ दिल्ली में रेप हुआ था और 3-4 लोग पकड़े गए थे, तो उस पर बहुत सारी चीजें हुई। निश्चित रूप से किसी भी अपराधी को मौत की सजा देना उसके परिवार के लिए कष्टदायक होता है और इस तरह के कार्य हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला तो नहीं। उससे कई और प्रभाव, एक लड़की की वजह से कई और परिवार भी प्रभावित हुए, उनके भी माता पिता, बहू बेटी सब लोग रहे होंगे प्रभावित हुए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला? नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका एक मेन कारण ये होता है कि वो भावनाओं पे नहीं चलती, वो तथ्यों के आधार पे और सही गलत का डिसीजन करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बार बार जो है बीएड वालों को ये दिमाग में डाला कि नहीं नहीं तुम्हें शामिल किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, ये भावनाओं के साथ, उससे क्या हो कि बहुत सारे लड़के डिस्टर्ब हुए। जिस चीज के एग्जाम की तैयारी करके वो अच्छा से पा सकते थे उसमें वो डिस्टर्ब। देखिए 9, 10 और 11, 12 में क्या रिजल्ट रहा है। जो ये 1,22,000 जो रिजल्ट निकला है 1,70,000 में, लोग सोच रहे हैं ऐसा कम क्यों हुआ। उसका मेन कारण 9, 10, 11, 12 ही है। क्योंकि बाकी वाला जो आपका प्राइमरी टीचर वाला है वो तो लगभग 90% से ज्यादा रिजल्ट निकला है, लेकिन वो कम है। वो इतना इतना कम है कि उसमें 50,000 सीट, वो 25% 25% यानी 75% सीटें खाली रह गई। जो पूरा बीएड वालों का अधिकार था उसमें अगर बीएड वाले एकदम मन से लगे होते तो मुझे लगता है कि सीटें खाली नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, बहुत सारे लोगों ने उनको झूठे कॉन्फिडेंस लाया कि नहीं तुम इसमें होगे इसमें होगे, उससे उन लड़कों का बहुत नुकसान हुआ है। अब बीपीएससी के पास जो रिजल्ट उसने अनाउंस किया तो उसने एकदम अलग अलग किया, 9, 10, 11, 12 और ये 1, 2 लेके 5, और स्पष्ट रूप से अतुल प्रसाद जी ने कहा कि जो शुरुआत के थे उसमें 25% ही रिजल्ट निकला है। लड़के कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि उनका पूरा फोकस 1 से लेके 5 तक था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए मैं सारे के सारे, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड वालों, उन लोग से कहूंगा कि आप लोग इस तरह की किसी भावना में ना बहा कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। एक प्रश्न और उठता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, वो है। एक तो ये जो कट ऑफ का खेल है ये बहुत बुरी चीज है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग तुरंत जो है, बहुत सारे चैनल वाले पहुंच जाते हैं, कट ऑफ पूछने लगते हैं। जब आप सभी बच्चों के बारे में जानते नहीं तो आप कैसे कट ऑफ बता देंगे? आपने जो है 20 लाख लड़के एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने 10,000 पे सर्वे किया और उस पर आप निकाल देंगे। हो सकता है 10,000 आपको जो मिले हों वो 40 नंबर वाले ही मिले हों, 40% वाले मिले हों, बाकी सब नहीं मिले। यहां पे अगर पढ़ाई खराब हो रही, इसका मतलब नहीं हर जगह पढ़ाई खराब हो रही है। किसी भी एग्जाम का मेरिट कम नहीं जाता।
हम मान लीजिए हमने बच्चों को पढ़ाया, हमारे बच्चे जो है 100 में 30 नंबर पाए तो हम कह देंगे 30 नंबर कट ऑफ जाएगा। अरे कोई और बढ़िया टीचर होगा जिसके बच्चे 60-60 करके आए होंगे। इसलिए जब ये ऑनलाइन का जो इस समय जो है माहौल है, जिसमें बहुत सारी पढ़ाइयाँ अब घर-घर पहुँच जा रही हैं, टैलेंट वाले बच्चों की कमी नहीं है। इसलिए अगर कोई सोचे कि कम नंबर पे हो जाएगा तो ये इसकी गलतफ़हमी है। और ये माहौल एक बना दिया जा रहा है। अच्छा, सच्चाई ऐसी नहीं, माहौल बना दिया जा रहा है। सर पीआरटी में सर कट ऑफ को लेकर ही बातें कही जा रही हैं कि मेरा 60 आया नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि 61 आया नहीं हुआ। तो सर क्या जो गेस हुआ था, जबकि शुरू में कहा जा रहा था कि 60 जितना भी आ रहा है वो सेफ है, तो सर ये कट ऑफ जो है वो कितना मायने रखता है परीक्षा में सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कट ऑफ, जब बच्चे कोई तैयारी करता है तो लास्ट में जब रिजल्ट देके आता है तो एक एक्सपेक्ट करता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, कितने क्वेश्चन पे जो है सिलेक्शन हो जाना चाहिए ताकि वो अगली तैयारी करे। तो अब जैसे क्या हुआ कि जब एग्जाम हो गया और रिजल्ट अभी आ गया, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ क्योंकि जो 9th 10th 11th 12th का जो हम लोग भर्ती देख रहे हैं, जो लोग बच्चे इंटरव्यू देके वहां बता रहे हैं कि उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं। तो नियोजित शिक्षकों को लिया गया, बहुत सारे नियोजित शिक्षक कह रहे थे कि हम एग्जाम नहीं देंगे, विरोध करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबने एग्जाम दिया है। और मुझे लगता है कि अभी जब 1 से लेके 5 तक का जो है योगदान शुरू होगा तो ये मालूम चलेगा कि इसमें फ्रेश बच्चे कितने कितने नियोजित शिक्षक वाले हैं, ये भी मालूम चलेगा। अभी तो मालूम चल नहीं रहा है, तो उससे अनुमान लग पाएगा कि कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने पूरा का पूरा मेरिट तैयार किया है तो उसमें बहुत सारी चीजों को देखा गया। सिर्फ उसमें कॉपी किताब को नहीं देखा गया कि आपने कितना नंबर पाया, इन सारी चीजों को भी दिया गया, कितने नियोजित शिक्षक हैं, कितने बीएड वाले हैं, कितने डीएलएड वाले हैं। जब इनके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो सब कुछ छांट सकते हैं ये सब। तो वो तो 1 से 5 वाला जो भर्ती है ना, उसके बारे में क्लियर तभी बताया जा सकता, अभी नहीं बताया जा सकता। सर क्या लगता है आपको सर, वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए सर? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो प्राइमरी में भी सिलेक्ट होंगे, 9वीं 10वीं में भी, 11वीं 12वीं में भी। कितने लोग जो हैं वो परीक्षा में पास किए हैं, लेकिन फिर से बता दें आपको सर कि वो सीटेट जैसे परीक्षा में फेल कर गए हैं। तो क्या सर आपको लगता है कि सर जो वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए या इन सीटों को अगले परीक्षा में जोड़ देना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि अगले परीक्षा में इनको नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि एक वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए और उन बच्चों को, जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रश्न और भी है कि पढ़ाई की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जो है लोगों को नौकरी देने के चक्कर में ऐसे शिक्षकों को भर्ती कर लें जो पढ़ाने लायक उपयुक्त नहीं। बल्कि भले भले आप 1 महीने 1 साल और मेहनत कर लिए, 6 महीने और मेहनत कर लिए, पढ़ के आई, बढ़िया से पढ़ के आई, सिलेक्ट हुई, आपके लिए सीट है। लेकिन मुझे लगता है कि वेटिंग लिस्ट जारी करके भी उन्हीं बच्चों को लेने जाना चाहिए जो 2-4 नंबर कम है। ये नहीं कि आप किसी को भी भर्ती कर दो, वरना जो है आने वाले समय में बिहार का भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि ये तो चलिए आपका मेरिट का हो गया, प्लस जो है ये जो आप इन्हें कहा कि 9th 10th 11th 12th और 1 to 5 में बहुत सारे लोग कॉमन होंगे और ये रिजल्ट जारी किया गया, इस कॉमन को हटाया नहीं गया है। तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे योगदान होगा वैसे से मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सी सीटें खाली रह रही हैं। दूसरा एक मुद्दा और भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो सभी, उनको भी रिजल्ट बनाया गया है, तो ये सारे लोग भी हटेंगे। तो स्वाभाविक है कि जब वो हटेंगे तो बहुत सारी सीटें खाली होंगी। लेकिन जो सीटें खाली होने की बात हो रही है सिर्फ वो 9, 10, 11, 12 में ही हो रही है, इसमें नहीं हो रही। और वो भी खाली होने का कारण ये नहीं है कि लोगों का सिलेक्शन जो है बहुत जगह हुआ होगा। मुझे लगता है कि उसके खाली होने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि उसमें बच्चों ने फॉर्म ही कम भरा। हम चूंकि ओवरऑल देखते हैं, तो ओवरऑल हम जब देखते हैं तो हमको लगता है कि 1,22,000 है, जबकि हम अगर अलग अलग देखें तो मालूम चलेगा कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें सीटों से बहुत कम बच्चों ने फॉर्म ही भरा, इसलिए वो सीटें खाली रह जाएंगी। तो वो तो सीटें आप भर भी नहीं सकते ना। वो तो मुझे लगता है कि इसमें से कम जो 50,000 सीटें भी खाली हैं, इसमें से 30-40,000 सीटें आगे ट्रांसफर होंगी ही होंगी, आप उसमें भर्ती नहीं कर पाएंगे। सर जो छात्र सफल नहीं हो पाए हैं उनको क्या कहेंगे? और अगली बहाली की भी चर्चा चल रही है कि इसमें के 48,000 सीट जो है अगली बहाली में, यानी कि 1,20,000 के आसपास हो जाएगा वो। देखिए, जो भी छात्र इस परीक्षा में सफल नहीं हुए, तो सफलता असफलता जो है वो जीवन का एक आधार है और जरूरी भी। असफलता यही बताती है कि हमारी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, लेकिन आपको फिर अगला मौका मिल रहा है। बहुत लोगों को तो मौका भी नहीं मिलता है, आपको मौका मिल रहा है। तो एक चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी छात्र असफल हुए हैं और अगली की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे। देखिए, अगर आपने पढ़ाई से समझौता कर दिया तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं होंगे। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग शॉर्ट तरीके से जो है सफल होना चाहते हैं, सोचते हैं कि 1 महीना पढ़ के सफल हो जाएं, 2 किताब पढ़ के सफल हो जाएं। तो मान के चलिए कि बीपीएससी ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करने देगी। अगर बीपीएससी कोई एग्जाम ले रही है तो पिछले आप 2-3 बार से देख रहे हैं, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी जो है टीचर का एग्जाम हो, इसमें पेपर का स्तर वो नहीं होगा जो अब तक आप जो है एक एक लाइनर पढ़ के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई के स्तर को बढ़ाइए और बहुत सारे लोगों के चक्कर में ना रहिए। बहुत सारे लोग आपको बरगलाते हैं कि हम पढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। क्या वो खुद
पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हैं जो दूसरे को सेलेक्ट कराएंगे। तो मेरा छात्रों से है कि घर ही बैठ के पढ़िए, सारी अच्छी अच्छी किताबों को लेके पढ़िए, एनसीईआरटी को खुद ही अपने ढंग से पढ़ जाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। छोटे छोटे नोट्स, छोटी छोटी किताबों से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सर क्या लगता है सर, एक लास्ट प्रश्न है कि बड़ा ही ऑनलाइन क्लास चला, बहुत सारे कैप्सूल कोर्स, स्पेशल कोर्स चला, मैराथन क्लास चला, उन सब का सर फायदा शिक्षक बहाली में सर जितना सोचा जाए उतना हुआ है सर? देखिए, ये सब जितने भी होते हैं ना, शॉर्ट टर्म ये बच्चों के हित के लिए कम होते हैं, अपने हित के लिए ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। जैसे सरकारें नहीं घोषणा करती कि मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, तो जनता के हित के लिए कम होता है, बल्कि जो है अपने हित के लिए ज्यादा होता है, ताकि हम चुनाव जीत जाए। जबकि देखिए कि जनता उसे कहीं ना कहीं जो है पंगु हो जाती है, कहीं ना कहीं आलसी हो जाती है। यही काम आजकल ये सब मैराथन और ये सारी चीजों हो रहा है। देखिए, आप अपनी पूरी पढ़ाई कर लें तब कुछ देखिए तो सही है, आपने पढ़ाई की ही नहीं, डायरेक्ट आप कूद गए, तो ऐसे में आपको नुकसान ज्यादा होगा। यही बहुत सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, और अभी बच्चे अगर चेते नहीं तो उनके साथ और भी ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जब तक आप घर बैठ के कहीं भी लाइब्रेरी में बैठ के खुद से नहीं पढ़ेंगे ना, दूसरों के भरोसे रहेंगे, तो आप सेलेक्ट नहीं होने वाले। चलिए, तो सर ने बता दिया कि बीपीएससी परीक्षा ले रही है, तो इसके लिए आपको खुद को उसके लायक तैयार करना होगा, और बीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा जो है जितने सफलतापूर्वक लिया गया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो असफल हुए हैं, उनको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप भाग्यशाली हैं कि एक दूसरी बड़ी बहाली भी आने वाली है, तो जी जान लगा दें, जो गलती पिछली बार किए हैं उसे सुधारें आप। आशा करेंगे कि आपका रिजल्ट सकारात्मक होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद सर।